मॉर्निंग क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस में आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 पदार्थों के गुण एवं उनकी संरचना। तो आज हम पदार्थों के गुण और उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप और हम जिस संसार में रहते हैं उसमें जो वस्तुएं होती हैं, कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं। वो वस्तुएं किसी न किसी वस्तु से ही मिलकर बनी होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो लोहा है। लोहा एक वस्तु है, तो लोहे से हम अनेक प्रकार की वस्तु बना सकते हैं, जैसे दरवाजे, ग्रिल, खिड़की, किचन के सामान में जैसे तवा, कढ़ाई और टिफ़िन इत्यादि। यानी लोहे से हम बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं। अब चाहे वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, वो किसी न किसी पदार्थ से ही मिलकर बनी होती है। अब पदार्थ क्या होता है? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं या जिसमें भार होता है, मतलब जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं अथवा उसमें भार होता है, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ जैसे कोई भी पदार्थ ले लो, जैसे पत्थर, कागज़, दूध और शहद, वायु, धुआं इत्यादि, ये सब पदार्थ होते हैं। अब कुछ पदार्थ जैसे पहाड़ की तरह बड़े, और कुछ पदार्थ कैसे होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे रेत के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। कुछ पदार्थ दिखाई देते हैं और कुछ पदार्थ हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो हमें दिखाई देते हैं जैसे ईंट, पत्थर, पेड़, पानी, ये सब हमें दिखाई देते हैं। कुछ पदार्थ बहुत ही नग्न अवस्था में होते हैं, मतलब बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे जीवाणु और वायु, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब ठोस क्या होती है? पदार्थ ठोस भी होते हैं और कठोर भी होते हैं, यानी कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। तो मतलब ठोस पदार्थ 2 तरह के होते हैं, कठोर भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं। अब जैसे मान लो, मैं आपको एक उदाहरण दे के बताती हूँ। हम किसी गिलास में दूध पी रहे होते हैं, तो वो जो गिलास हो गया, वो क्या हो गया? ठोस पदार्थ हो गया, क्योंकि उसका जो आकृति भी है और उसकी सतह भी है, मतलब उसका तल भी है, वो ठोस हो गया। और उसके अंदर जो दूध है वो कैसा हो गया? वो द्रव हो गया। अब दूध में से जो भाप निकल रही है वो क्या हो गई? वो गैस हो गई। यानी अब हम बात करेंगे ठोस पदार्थ के बारे में। मैं अब ठोस पदार्थ के बारे में बताऊंगी। ये तो मैंने तीनों एक साथ बताया आपको। अब ठोस पदार्थ क्या होते हैं? ठोस पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, ठोस होते हैं और मुलायम भी होते हैं। उसका जो आकार और आकृति होती है वो निश्चित होती है। लेकिन जो द्रव होता है हमारा, इसकी आकृति अनिश्चित होती है। ये जो द्रव होता है, हम जिस बर्तन में डालते हैं, ये उसी बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेता है। लेकिन ठोस में ऐसा नहीं है। ठोस की आकृति और आकार निश्चित होता है। ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी का गुटका या स्पंज या रबड़, वो मतलब मुलायम भी है और ठोस भी है, ठोस पदार्थ है। लेकिन द्रव क्या होता है? द्रव जैसे पानी, दूध या कोई भी पेय पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ, वो जैसे दूध है, दूध को हम गिलास में डालेंगे तो वो गिलास जैसी आकृति का हो जाएगा, जग में करेंगे तो वो जग जैसी आकृति का हो जाएगा, भगोने में करेंगे तो भगोने की आकृति का हो जाएगा। लेकिन ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी का गुटका है, तो वो लकड़ी का गुटका जैसी उसकी आकृति है वो वैसी ही बनी रहेगी। जैसे ये मार्कर है, ये भी एक ठोस पदार्थ है, तो इसको हम दबाएंगे, ये दब नहीं रहा, यानी ये क्या है? ठोस पदार्थ है। तो इसकी जो आकृति है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन इसके अंदर जो इंक डली हुई है, उस इंक को हम जिस चीज़ में भी डालेंगे वो उसकी आकृति ग्रहण कर लेगा। यानी हमने मार्कर में डाला है तो वो मार्कर जैसी हो गई। इसलिए ठोस और द्रव पदार्थ आपकी समझ में आया। इस तरीके से गैस है। गैस क्या होती है? गैस आपने देखा होगा, हमारे वातावरण में बहुत सारी गैस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें होती हैं। ये हमें कुछ दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती। जैसे हवा होती है ऑक्सीजन, जिसे हम सांस लेते हैं, ये भी एक गैस हो गई। और जैसे हम किचन में जाते हैं, कोई चीज़ मतलब उबालते हैं, तो उसका जो धुआं निकलता है वो गैस हो गई। जैसे मान लो हमने अपने घर में पूजा की, धूप बत्ती लगाई, तो उसका जो धुआं निकलता है वो कितना महकता है, वो पूरे वातावरण में मिल गया। लेकिन उसकी हमें महक आ रही है, वो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो हमें दिख नहीं रही है। वो क्या है? वो गैस है। इस तरीके से कुछ पदार्थ भंगुर होते हैं, कुछ अभंगुर होते हैं। और भंगुर अभंगुर क्या होता है?
भंगुर और अभंगुर। अब भंगुर क्या होते हैं? भंगुर वे पदार्थ होते हैं जो फर्श पर गिराने से टूट जाते हैं। जैसे मान लो कोई कांच का गिलास, अगर हम कांच के गिलास को ज़मीन पर गिराएंगे तो वो क्या होगा? वो टूट जाएगा। और जैसे मान लो कोई स्टील का बर्तन है या स्टील की चम्मच है, हम उसको गिराएंगे वो नहीं टूटेगी। यानी जो पदार्थ टूट जाते हैं उनको हम भंगुर बोलते हैं और जो नहीं टूटते हैं वो अभंगुर होते हैं। तो भंगुर और अभंगुर समझ में आया। और कुछ पदार्थ कैसे होते हैं? कुछ पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं। पारदर्शी जैसे कांच होता है, कांच भी दो तरीके का होता है, एक तो पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी होता है। तो यानी जो हमें आर पार दिखाई देता है वो होते हैं पारदर्शी, और जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते हैं वो होते हैं। यानी पारदर्शी कौन सी होती हैं? जिनमें आर पार दिखाई देता है। जैसे प्रकाश की किरणें जिसमें आर पार दिखाई देती हैं वो हमें क्या, वो होती हैं पारदर्शी वस्तुएं। जैसे पानी है, पानी में से प्रकाश की किरण दिखाई देती है, वो पारदर्शी हो गया। और अपारदर्शी जैसे मान लो कोई दरवाज़ा है लोहे का, वो उससे हमें प्रकाश की किरण, उसको हम बंद करेंगे, या लकड़ी का कोई प्लाई बोर्ड है उसको हम लगाएंगे तो उसमें से प्रकाश नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या, कैसी हो गई? अपारदर्शी हो गई। पारदर्शी अपारदर्शी के बाद अब जैसे मान लो बर्फ़, पानी होता है। पानी क्या होता है? पानी हमें तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, तरल अवस्था में ही पाया जाता है और गैस अवस्था में ही पाया जाता है। यानी पानी मतलब बर्फ़। जब आप बर्फ़ है, बर्फ़ तो क्या हो गया? बर्फ़ का कोई भी आपने लिया, बर्फ़ जमा हुआ जो बर्फ़ होता है, यानी वो क्या हो गया? ठोस अवस्था हो गई उसकी। और जब वो पिघलेगा धीरे धीरे, वो पानी का रूप ले लेगा, तो वो क्या हो गया? वो हमारा तरल पदार्थ हो गया, यानी द्रव पदार्थ, उसकी द्रव अवस्था हो गई। उसके बाद पानी में से ही भाप निकलती है, और जब वो पानी बनेगा उसको जब आप उबालोगे तो वो भी वाष्प बन के हमारे वातावरण में मिल जाएगी। वो क्या हो गई उसकी? वो हो गई उसकी गैसीय अवस्था। यानी बर्फ़ हमें तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि बर्फ़ होता है वो हमें तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब कुछ पदार्थ क्या होते हैं? विलय होते हैं, कुछ अविलय होते हैं। यानी कुछ घुलनशील होते हैं, कुछ अघुलनशील होते हैं। अब मैं घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों का आपको एक प्रयोग करके दिखा रही हूँ कि घुलनशील कैसे होते हैं और अघुलनशील कैसे होते हैं। जो पदार्थ बिल्कुल पानी में विलय हो जाते हैं, यानी विलीन हो जाते हैं, बिल्कुल पानी में मिल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं घुलनशील पदार्थ या विलय पदार्थ। और जो पानी में नहीं घुलते हैं, यानी वो उसकी सतह में बैठ जाते हैं, उनको बोलते हैं अविलय या अघुलनशील पदार्थ। अब आइए हम आपको एक प्रयोग करके दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके के मैंने कांच के 3 गिलास लिए हैं, और इन 3 गिलासों में मैं नमक, चीनी और रेत, ये हम इनको घोलेंगे। देखते हैं कौन सा पदार्थ घुलता है और कौन सा पदार्थ नहीं घुलता है। तो देखिए, इसमें मैं इस गिलास में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रेत। ये मैंने डाल दिया रेत। रेत डाल के मैं थोड़ी देर रख देती हूँ। इसके घुलने का हमें थोड़ी देर में पता लगेगा कि ये घुला या नहीं घुला। दूसरा गिलास, अब ये मैंने दूसरा गिलास लिया, इसमें पानी है साफ़, इसमें मैं थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें नमक मिला दी, इसको भी हम रख देते हैं। थोड़ी देर रखने पर हमें पता लगेगा कि ये घुलनशील है या अघुलनशील। अब नंबर 3, इसमें हम डालेंगे चीनी। इसको भी देखेंगे कि ये विलय है या अविलय, यानी घुलनशील है या अघुलनशील है। अब देखिए, चीनी को घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम घोल रहे हैं, देखो इसको। तब तक हम नमक वाला गिलास देख लेते हैं। ये देखिए, हमने नमक घोली थी। ये देखो, नमक पानी में पूरी तरह से मिल गई है। यानी नमक कैसा पदार्थ है? नमक विलय पदार्थ है, घुलनशील है। ये पानी में बिल्कुल मिल गया, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना, तो ये हो गया नमक विलय पदार्थ हो गया। अब हमने एक गिलास में रेत मिलाई थी। देखिए, रेत पानी में नीचे बैठ गई, यानी रेत कैसा हो गया? रेत हो गया हमारा अघुलनशील, यानी अविलय पदार्थ। रेत हमारा अविलय पदार्थ है क्योंकि ये पानी में नीचे बैठ गया है।
और ये चीनी पानी में घुल जाएगी, अभी रह गई है लेकिन पानी में पूरी तरह से ये घुल जाएगी, यानी चीनी भी हमारा विलय पदार्थ है। ये पानी में पूरी तरह से विलीन हो जाएगी, थोड़ी सी बची है। यानी इस प्रयोग से हमें ये पता लगा, हमने चीनी, नमक और रेत तीनों को मिलाया तो हमारी चीनी और नमक कैसी हो गई, हमारी विलय पदार्थ हो गए, और रेत हमारा अविलय पदार्थ है। इस तरीके से और भी पदार्थ आपको प्रयोग करके देखेंगे तो इससे हमें विलय और अविलय का पता लगेगा। थैंक यू।